वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास में वफाकी कबीना ने 20 अदायात की कीमतों की कमी मंजूरी दे दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले अदवायात की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत ड्रिफ्ट चैलेंज करवाने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। मुल्क में अमन और ईमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि इक़्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज पर कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। खसूसी अतात आर्डर का कहना है कि GIT वाले बगैर FIR के लोगों को उठा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने 2 महीने से 2 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। इनका मजीद कहना था कि गुलाम महमूद दोगो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन आज भी मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में 1/3 ज़मीन सैलाबी पानी में डूब गई। पाकिस्तान में यह सैलाब तारीखी था। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर शर्मुल शेख तक पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान सैलाब में डूब गया। कहीं मिसाल नहीं है कि 1/3 मुल्क डूब गया। ये क़यामत से पहले क़यामत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमें इंतखाबात से कोई खतरा नहीं, भरपूर तैयारी है, जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए। हमारी हुकूमत को तो 8 महीने हुए हैं। हल्का बंदियां होते ही इलेक्शन में तखलीफ नहीं होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की पर नकब लगाई। तरक्की करते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम वफाकी हुकूमत की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेगी। बाजोर में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 बच्चों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक छत गिरने का अफसोसनाक वाकया बाजोर के इलाका सदर मुकाम खान में पेश आया। वाकये में जाँ बहक होने वाले 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को बंद कर दिया गया, जबकि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुताबिक परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी और M4 फैसलाबाद से पिंडी बटियां तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3744 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 15 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रिपोर्ट की गई।
نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز بھی بیٹنگ جاری. پاکستان ٹیم نے دوسرے دن کھیل کا آغاز اچھے انداز میں کیا اور 9 گیندوں بعد ہی پہلی. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج. میں ہوں مہرونیسا اقبال. ہیڈ لائن آپ نے جانی. نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ سے لے کر شرم الشیخ تک پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا. دادو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج تک سیلاب متاثرین مشکل میں ہے. یہ سیلاب بہت تاریخی تھا. انہوں نے کہا کہ دنیا نے ابھی تک ایسا سیلاب نہیں دیکھا. یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے. 1/3 ملک ڈوب گیا. ہم اس قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے. جہاں سے پانی نکل چکا وہاں پر تباہی ہی تباہی ہے. لمبا عرصے اس لیے اتنا تباہی اور اتنا زیادہ پانی نکلنے کی جو کسان تھا وہ تو اپنا فصل نہیں لگا سکا. جو مزدور تھا ان کے لیے کوئی مزدوری نہیں. جو جتنا وسائل ہے اور جتنا مسئلہ ہے اس میں اتنا فقدان ہے کہ ابھی ہم نے مل کر ایک مسلسل ایفرٹ کرنا ہے کہ ایک ہم وہ وسائل جمع کریں تاکہ ہم پاکستان کو اور اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. احساس ہے, جانتے ہیں کہ لوگ اتنا مشکل میں ہیں اور جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوگا. یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلے گا. لیکن امید یہ ہے, نیت یہ ہے, ہمارا جو پلان ہے, ہمارا جو مقصد ہے کہ جو ہر ایک سیلاب متاثرین ہے, جب ہمارا پروگرام ریکنسٹرکشن کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے مکمل ہو جائے تو ہم ان لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو اس پوزیشن میں لے آنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارا مدد کرنے کے بعد, ہمارا گھر بنانے کے بعد, ہمارا سرزمین کا ان کو اپنا زمین کا مالک بنانے کے بعد, ان کو اپنا ایگریکلچر انپوٹس میں مدد دینے کے بعد, ان کا جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں اور جو انفراسٹرکچر پہ کام اب ہونا پڑے گا, یہ سب کام کرنے کے بعد کہ ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے معاشی طور پہ انشاءاللہ تعالی. جب یہ سلسلہ, جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے میں, لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں, جنوبی پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا, ان کے ادھر کوئی مسائل تھے, ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو مانسون ہے وہ رکا نہیں تھا. اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے, جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں, جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے, جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے, جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے, آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں اور
तक 1.7 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन 2 अरब डॉलर का जो कर्ज है सिंध हुकूमत की तरफ से वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा है, ताकि हम जहां तक घरों का सिलसिला है, जिसका भी घर को नुकसान हुआ हो और उसका पूरा सर्वे, जो सारे वफाकी इदारे हैं और लोकल इदारे हैं और यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, उन्होंने मुल्क भर में सर्वे किया है, जहाँ जियो लोकेशन भी मौजूद है, जहाँ उन घरों का जो हालत था सैलाब के बाद वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, और उनके डाटा के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला हर मुतासिर खानदान को एक स्टाइपन देंगे, ताकि वो स्टाइपन के साथ अपना घर को बना सके। हम उसके ऊपर उनको एक बिला सूद कर्ज देंगे, ताकि अगर वो पीसीपी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मेंबर निशान दरानी की जेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि आइंदा समाअत से कबल शो कोज नोटिस का जवाब जमा करवा दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने पहली मर्तबा किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि इमरान खान, फवाद चौधरी को पहले भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वकील अली मोहम्मद बुखारी ने कहा कि वारंट जारी ना करे, पेशी का नोटिस दे दे, जिस पर मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि अगली समाअत पर पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को 17 जनवरी तक शो कॉज नोटिस को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत रिट चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर खोज के बाद अहम फैसले किए। NSC इजलास में 2 बड़े फैसले भी हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत रिट चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। मुल्क में अमन और ईमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में मज़ीद कहना था कि इक़्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में बलदियाती कौंसलर्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने कराची, शर्की, कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताहुकुम सानी हटाने का हुक्म दे दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को भी हटाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तजवीज़ पर लगाए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ पीटीआई और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर दादू समेत दीगर इलाकों में बल्दियाती अफसरान के तबादलों के ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब इस्माइल साबरी यकूब को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नए वज़ीर आज़म और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब इस्माइल साबरी यकूब से टेलीफोनिक रब्ता किया और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। दोनों वज़राए आज़म का पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बरादराना करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने, तजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के हम मनसब को 9 जनवरी को जनीविया में होने वाले डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी और इक्तिसान पाकिस्तान के सलाम मुतासिरीन की इमदाद और बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आगाह किया, जिस पर मलेशिया के वजीर आजम ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस में आला सतह का वक्त भिजवाने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलेशिया के हम मनसब का दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। मलेशिया के वजीर आजम ने पाकिस्तानी हम मनसब को मलेशिया के दौरे की दावत दी। मलेशिया के वजीर आजम इस्माइल साबरी यकूब के पास वजीर खजाना का
कलमदान भी था। विफाकी काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में विफाकी काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों की कमी की मंजूरी दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी होगी। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी लोगों को रिलीफ फराहम की जानिब एक और कदम है। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दे दी गई है। ये नई अद्वियात कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होंगी। आपको बताएं कि माउन खसूसी अता तारड़ का कहना है कि GIT वाले बगैर FIR के लोगों को उठा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने 2 महीने से 2 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। इनका मजीद कहना था कि गुलाम महमूद डोगर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अगर ये रविश शुरू हो गई कि 2-2 माह बगैर गिरफ्तारी के, बगैर पर्चे के, बगैर किसी कागज के आपने लोगों को उठाना शुरू कर दिया, ना कोई रिमांड है, ना कोई अदालत है, तो ये बहुत ही एक खतरनाक जो है वो ट्रेंड सेट हो रहा है। आज ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है DPO वजीराबाद को कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जमा कराएं। अब जो लोग 2 महीने से गैर कानूनी हिरासत में हैं, मजीद 15 दिन में वो क्या होगा? यानी या तो ये आज बताते कि जी हमारी हिरासत में है, जो मेरा एक ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मल पुलिस वालों से राब्ता है, पुलिस वालों के ये पास है। कल रात कोशिश की गई कि इनकी गिरफ्तारी भी डाल दी जाए, मगर बर वक्त मिसले मुकम्मल ना होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं डाली गई। गजब खुदा का, ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म का इनके पास कोई शवाहिद है, ना कोई गवाह है। और मैं मुदस्सर नजीर को और एहसन को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। पुरअमन लोग हैं और किसी किस्म का कभी भी ना रिकॉर्ड है, ना किसी गैर कानूनी काम में मुलविस रहे हैं। उनकी वालदा साहिबा एक बेवा खातून हैं जो स्कूल टीचर रिटायर्ड हैं, मेरे साथ खड़ी हैं। मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद इनको फेस कर सकूं कि जिस माँ के 2 बेटे पंजाब पुलिस उठा ले और उसके बाद उनकी ना गिरफ्तारी डाले, ना उनको अदालत में पेश करे। अब पता नहीं वो उनको किस हाल में रखा गया है, कहां रखा गया है, क्यों रखा गया है। ये जिस तरह राना सनाउल्लाह खान पे मंशियात डाली गई थी, वो रविश आज भी जारी है कि पंजाब पुलिस में गुलाम महमूद डोगर नामी आदमी, मैं ज्यादा इसको जानता नहीं हूं, है कोई कब्जा ग्रुप टाइप, जिसके खिलाफ 2012 की एक रिपोर्ट है कि ये कब्जे करता है। उसके दिल में जो आता है वो करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो एक खास माइंडसेट रखता है। और बतौर GIT के हेड के, क्योंकि कोई आगे पेशरफ नहीं हो रही, तो उसने ये 2 भाई मुदस्सर और एहसन, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनको हफ्ते भेजा में रखा हुआ है। क्या कोई कानून है इस मुल्क में? क्या कोई जाब्ता है? क्या गुलाम महमूद डोगर जैसे यूनिफॉर्म के अंदर जो डकैत हैं, इनको पूछने वाला है कोई? क्या आपने 1 माह के 2 बच्चे उठा लिए बगैर गिरफ्तारी के, बगैर कानून के, बगैर जाब्ते के? तो ये आपको किसने इजाजत दी कि आप गैर कानूनी हिरासत में लोगों को रखें? इन्होंने प्राइवेट जगहों पे डिटेंशन सेल बनाए हुए हैं। ये जाती जेलें हैं इस डाकू राज में, जहां पे परवेज वजीर आला है कि उसका बेटा इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे मजलूम लोगों पे वो मजालिम ढाते हैं। ये बहुत ताकतवर लोग होंगे, अरबों रुपया होगा, मगर इस माह से आगे ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। ब्रायलर की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन 5 जनवरी को ठोकर न्याज बेग पर मुतालबात की मंजूरी के लिए भरपूर एहतजाज करेगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हुकाम का कहना है कि सोयाबीन और
خام مال کی درآمد پر غیر اعلانیہ پابندی سے پولٹری فیڈ ناپید ہو چکی ہے۔ گزشتہ اڑائی ماہ میں خام مل کے بڑے بحری جہازوں پر یومیہ $4 لاکھ جرمانہ پڑ رہا ہے۔ حکام نے کہا کہ وزیر اعظم کو غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں کہ سویا بین کے بغیر بھی پولٹری فیڈ بن سکتی ہے۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت اور ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ 2023 میں عمران خان کی سیاسی زوال کا سال ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں پنجاب حکومت کی فرانسک رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عمران خان کی اپنی حکومت نے ان کے جھوٹ کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقائق سامنے آنے کے ڈر سے عمران خان نے کسی سرکاری ہسپتال سے فوری امداد نہیں لی۔ جھوٹ بولنے میں عمران خان نے ہٹلر کو مشیر اطلاعات گولزبرگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا وزیرآباد بیانیہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوٹرن خان فرانسک رپورٹ کو کون سا یوٹرن لیتے ہیں۔ نیازی صاحب 2023 کا سال آپ کے سیاسی زوال کا سال ہے۔ باجور کے نواحی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 بچوں سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ باجور کے علاقہ صدر مقام خار میں پیش آیا۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے 6 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جس میں 5 بچے بھی شامل تھے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ 2 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ضلع کا درجہ دینے سے جامپور میں پائیدار ترقی ہوگی اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزیر سردار حسنین بہادر دریشک نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے جامپور کو ضلع کا درجہ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک کا کہنا تھا کہ داجل اور محمد پور کو ضلع جامپور کی تحصیلوں کا درجہ دے کر آپ نے ہمارا دیرینہ مطالبہ پورا کیا ہے۔ جامپور کو ضلع کا درجہ دے کر آپ نے عوام کے دل جیت لی ہیں۔ آپ کا یہ اقدام جامپور کے سیاستدان اور لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جامپور کے سیاستدانوں اور عوام کی درخواست پر ضلع بنانے کا فیصلہ کیا۔ ضلع بنانے سے جامپور میں پائیدار ترقی ہوگی اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جامپور، محمد پور اور داجل میں سروس ڈیلیوری کا عمل بہتر ہوگا۔ اس موقع پر سردار حسنین بہادر دریشک نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو جامپور کے دورے کی دعوت بھی دی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ ایم کیو ایم اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ وزارت خزانہ منی بجٹ اور پرکشش غیر ملکی تقریروں پر اپنے افسر لگا رہی ہے۔ ایف بی آر ٹیکس کلیکشن میں 225 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ ہائی کورٹ نے سپر ٹیکس روک دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ 100 دنوں میں مہنگائی لوگوں کو سڑکوں پر لائے گی۔ ان کی سوئی عمران خان کو لگی گولیاں 3 تھی یا 4 پر پھنسی ہوئی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے معاشی سلامتی کو نیشنل سیکیورٹی سے منسلک کیا ہے۔ قومی سلامتی معاشی سلامتی کے گرد گھومتی ہے۔ عوام کے مفاد عامہ کو ترجیح دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بریڈ اینڈ بٹر کی حکومت آٹے کے لیے مارے مارے پھرتے لوگوں سے نا آشنا ہے۔ لوگ انسولین اور پیناڈول کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف رہی صحیح کسر بھی نکال دے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی ترقی پر نقب لگائی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ ترقی کرتے پاکستان کا راستہ روکا گیا۔ تحریک انصاف کی معاشی ٹیم وفاقی حکومت کی بدترین معاشی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ مسرت جمشید چیمہ نے مزید کہا کہ وائٹ پیپر جاری کرنے کی تقریب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خصوصی خطاب کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں گیس کی، تو ملک بھر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کئی شہروں میں گیس کی شدید کمی کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ پیک آورز میں گیس کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ مخصوص گھنٹوں میں ہوتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر گیس پریشر کا مسئلہ موجود ہے۔ پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات غلام علی خان نے بھی صدیق الفاروق کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو اس وقت کی پنجاب حکومت کی سازش قرار دے دیا۔ غلام علی خان نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دھند کی، تو پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند اور حد نگاہ انتہائی کم ہو جانے کے باعث
अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को बंद कर दिया गया, जबकि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुताबिक परवाज़ें तखीर का शिकार हो गईं। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। तर्जुमान ने बताया कि मोटरवे M11 को भी लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है, जबकि सफर करने वाले शहरियों के लिए अहम हदायत भी जारी की गई है। तर्जुमान का कहना था कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमें इंतखाबात से कोई खतरा नहीं, भरपूर तैयारी है, जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए, हमारी हुकूमत को तो 8 महीने हुए हैं। इनका मजीद कहना था कि हल्का बंदियां होते ही इलेक्शन में तखरीर नहीं होगी। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का अमल तेज करते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल एविएशन ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी है। प्लानिंग डिवीजन की जानिब से एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग से मुतालिक हिदायत सिविल एविएशन को मौसूल हो गई। एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए बैनुल अक़वामी जरीदों में रवा माह टेंडर के इजरा का फैसला किया गया है। हुकूमत ने एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग में दोस्त ममालिक को तरजीही हाथ पर प्लान बनाना, जिसके लिए सऊदी अरब, UAE, कतर, चीन और तुर्किया की कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर मदऊ किया जाएगा। आउटसोर्स से सालाना 250 से 300 मिलियन डॉलर्स हासिल होंगे और मुआहदे के तहत एयरपोर्ट 25 साल के लिए आउटसोर्स होंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग और सफाई के शोबे भी आउटसोर्स किए जाएंगे, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शोबे सिविल एविएशन के पास ही रहेंगे। तीनों बड़े एयरपोर्ट से सालाना 30 अरब आमदन होती है। अब बात करते हैं कोरोना की। NIH की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3744 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 15 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहां बाहक नहीं हुआ, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में 12 अरब रुपए की मुबैना फ्रॉड के मुतासरीन खानदान ने अपने साथ होने वाले फ्रॉड के हवाले से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन का कहना था कि अगर 10 जनवरी तक इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो बीच चौक में एहतजाज करेंगे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में 12 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड के मुतासरीन 500 खानदान ने अपने साथ होने वाले फ्रॉड के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुमायूं साहब ने जो गलत किया है तकब्बर में या जैसे भी, ये इसके वो उस वक्त कहाँ था जबकि हम सब इनसे साइन करवा रहे थे, इनके स्टैंप लग रहे थे, तो ये इसकी इस वक्त जमीन कहाँ थी, पैसा कहाँ था, इसने किस्तों पे किस तरह दे दी, जबकि हमने पूरी रकमें पेमेंट अदा की तो फिर हमारे नाम हुई, तो ये इसने कैसे किस्तों में इरफान को दे दी, मुझे ये तो बताएं। और एंड पे जब ये फैसला हुआ तो इसने ये कब्जा करके बैठ गया लोगों के पैसे पर। क्यों आखिर इसने क्यों ऐसा किया? पहले क्यों नहीं बोला? ये पहले हमें बताता, हमारे साथ चलता, हम अकेले क्यों चले? ये इसको शर्म आनी चाहिए इस बात की कि लोगों की आवाम की पैसा और एंड पे खुद कब्जा करके बैठ गया। ये इन सरदारों की कुछ अपील की, लोगों की तो बात सुननी चाहिए, इसको कुछ हमदर्दी होनी चाहिए लोगों से, गरीबों के साथ। लेकिन ये क्यों गुलबर्ग ग्रीन को मैदान जंग बनाना चाहता है? आखिर ऐसा क्यों चाहता है? ये करबला का मैदान क्यों बनाएगा? अगर ऐसा चाहता है तो खुल के सामने आए और बात करे कि हाँ हम जंग करना चाहते हैं, पैसा नहीं देंगे, बस
इससे यही है कि ये मैदान जंग ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना माएँ बहनें भी पीछे नहीं रहेंगी, भाइयों के साथ है। अल्लाह हाफिज। उनका कहना था कि अगर इनके मुतालबात शोरकोट बार में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप की ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार अदिला राव एडवोकेट पहली खातून एडवोकेट हैं जो बार के इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जिनको सीनियर वुकला और यंग वुकला की सपोर्ट हासिल है। 14 जनवरी को पोलिंग डे होगा। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट बार में। नाज़रीन बताता चलूँ कि शोरकोट बार के इलेक्शन 14 जनवरी को होने जा रहे हैं और उस सिलसिले में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भरपूर तरीके के साथ अपने कैंपेन का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और मेरे साथ प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप की जॉइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार मैडम अदिला रो एडवोकेट मौजूद है, जो बताता चलो कि ये जो अदिला रो है ये फर्स्ट लेडी कैंडिडेट्स हैं जो शोरकोट बार में जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर कॉन्टेस्ट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब, आप बताइएगा कि आप सबसे पहले तो आपको शोरकोट के बार में वेलकम करते हैं। आप बताइएगा कि आप एक खातून होने के कैसे आपको एक सोच आई कि मैं भी बार में हिस्सा लूं और आप यंग एडवोकेट्स में शामिल होती हैं, तो आपका क्या विजन है और किस तरीके से बार का हिस्सा जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट हूँ। शोरकोट बार में पहली फीमेल है जो जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट है और मेरा इस इलेक्शन में आने का मतलब यही है, मकसद यही है कि मैं अपने तमाम जूनियर्स और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनके मशवरे से मैं इस बार के मामलात को हल करूँ। और एक और बात है कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम फीमेल लॉ करती हैं तो लॉ करने के बाद फीमेल को भी फ्रंट पे आना चाहिए। फीमेल का भी राइट है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, इलेक्शन में भरपूर तरीके से अपना कदम बढ़ाएं। और दूसरी ये बात है कि मैं अगर फीमेल एज अ फीमेल कैंडिडेट हूँ तो जितने भी मेरे बार के वोटर मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, सब भरपूर तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं, सब भरपूर तरीके से मेरा वेलकम कर रहे हैं। सीनियर जो हैं वो मेरा असासा हैं और जो जूनियर हैं वो मेरा बाजू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है। सब भरपूर तरीके से मेरे साथ हैं। मेरा जो जूनियर हैं वो मेरा बाजू हैं और सीनियर हैं वो मेरा असासा हैं और भरपूर तरीके से मेरी इज्जत कर रहे हैं, भरपूर तरीके से मेरा वेलकम कर रहे हैं, भरपूर तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरी इंशाल्लाह 14 जनवरी जीतने के बाद मैं इंशाल्लाह इस बार में एक नया चेंज लेके आऊँगी। अपने जूनियर अपने सीनियर की मशावरात से तमाम जूनियर्स के मसले हल करूँगी, तमाम सीनियर्स की इज्जत करूँगी, तमाम जूनियर का साथ दूँगी। इंशाल्लाह मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो मेरे बार के अगेंस्ट जाएगा। और मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शोरकोट बार में पहली फीमेल कैंडिडेट है, काइंडली उसका भरपूर साथ दे और सब मेरा भरपूर साथ दे भी रहे हैं। मुझे वोट दें, मेरी सपोर्ट करें, मेरी आवाज़ बुलंद करें ताकि इसी तरह। आपको बताएं कि मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज ने यूटिलिटी स्टोर सारिफीन को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर सारिफीन को एक माह में फ़कत एक बार ही 3 किलो चीनी, 3 किलो घी और 20 किलो आटे का थैला दिया जाने लगा, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित घरानों का माहाना गुजर बसर मुश्किल हो गया। इस पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास सदीकी से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के यूटिलिटी स्टोर पर। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए है ना यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती और सब्सिडाइज्ड एशिया खरीदने का जो वाहिद सहारा है। अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर पर घी और आटे और चीनी की, तो महीने भर में जो ना 3 किलो घी और 3 किलो चीनी और 1 गट्टू आटे का जो ना फराम किया जाता है और जो कहना काफ़ी है। हमारे कुछ सार्फिन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते सवाल से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चीनी मिलती है 3 किलो महाने की और ये जो घी मिलता है 3 किलो महाने का, 1 कट्टू आटे का मिलता है, तो ये गरीब अवाम जो है इनका महीने भर का गुजर बसर नहीं हो सकता। और चीनी को भी 5 किलो किया जाए और घी को भी 5 किलो किया जाए और आटे के भी 2 कट्टू किए जाए। आटा तो यहाँ मिलता ही नहीं, घी कभी कभार मिल जाता है, लेकिन ये जो 2 कट्टू आटे के भी किए जाए ताकि महीने भर का गरीब अवाम अपने घर में गुजर बसर कर सके। जी बिल्कुल, सार्फिन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है जो 3 किलो चीनी और 3 किलो घी से बढ़ाकर इसको 5 किलो किया जाए और आटे को जो 2 कट्टू किया जाए ताकि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी आए रोज बढ़ती महंगाई और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बायस पीटीआई की मुकामी क़यादत ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें कसीर तादाद में क़यादत और कारकुनान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी के अंदर ढो कस्बे में, जहाँ पर आज महंगाई की वजह से और एशिया खुर्दनोश की आए दिन कीमतों में इजाफा की वजह से पीटीआई की जो लोकल क़यादत है उनके ज़ेरे तमाम यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरे का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद है PP18 के कोऑर्डिनेटर अमजद महमूद भट्टी स्पीकर, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज की ये रैली निकालने का, आज का ये एहतजाजी मुजाहरा करने का मेन मकसद क्या है और इस रैली इस मुजाहरे से आवाम को क्या सहूलियत मिलेगी। जी मकसद ये है कि आपको पता है कि महंगाई कितने अरूज पे है, गरीब आवाम पिस चुकी है, ना रोटी के लिए आटा मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख रहे, आवाम बेचारी हर हाल में पिस रही है। और हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो आज मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं मंजूर है हमें, क्योंकि एक चलती फिरती राया को इन्होंने हटाया है और ये अपनी जो हुकूमत इन्होंने बनाई है वो सबको पता है, इन्होंने अदम एतमाद के जरिए अपनी हुकूमत बना ली है। और चलती गवर्नमेंट अच्छा पाकिस्तान, अच्छे तरीके से हमारा पाकिस्तान चल रहा था, आवाम खुश थी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था और आज 215-20 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। और बिजली के बिल देख लें, बिजली के बिलों का देख लें, आवाम बेचारी बिजली के बिलों में इतनी परेशान हुई, आप सोच नहीं सकते। गरीब तबका पिस चुका है इस टाइम महंगाई में। 1000 रुपया मजदूर दिहाड़ी आदमी, 2000 रुपया मजदूर दिहाड़ रखने वाला आदमी, वो बेचारा अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। और इसलिए हम रोडों पे निकले हैं कि खुदारा हम अपने उन अदारों से मुखातिब होकर कहते हैं कि इस पाकिस्तान का सोचें और इस पाकिस्तान की अवाम का सोचें। अपनी एक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई अपनी एक साइड पे रखें, पहले पाकिस्तान का सोचें। ये बेचारी अवाम पिस चुकी। भाइयों, जो आज हम इकट्ठे हुए हैं और इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि महंगाई अरूज पर है और जो दिहाड़ी लगाने 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है वो 1000 रुपये का किलो घी लेता है और पेट्रोल महंगा है और हर चीज़ महंगी है। सोना देखे कहाँ रेट जा रहा है, लोगों की बच्चियाँ ब्याने से रुक गई हैं और लोगों के घरों में फाके हैं और गरीब लोग क्या करेंगे, बेचारे वो मर जाएंगे। और ये जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको अपना तो उनका गुजारा चल रहा है। डिचकोट में मुसाफिर वैन की खड़ी ट्राली को टक्कर से 12 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन समेत कमसन बच्चियां भी शामिल हैं। हादसे में मुसाफिर वैन के ड्राइवर दोनों टांगे और बाजू टूट गए, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि डिचकोट में मुसाफिर वैन की खड़ी ट्रॉली को टक्कर से 12 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन समेत कमसन बच्चियां भी शामिल हैं। हादसे में मुसाफिर वैन के ड्राइवर दोनों टांगे और बाजू टूट गए, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO सिटी सारदिकाबाद की कार्रवाई, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर ASP सादिकाबाद ने वाकई का नोटिस लिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने न्यू ईयर नाइट पर घर की छत पर आतिशबाजी और हवाई फायरिंग की थी। इस मौके पर शाहजेब चाचर ASP सादिकाबाद ने कहा कि कानून शिकन अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, कानून को हाथ में लेने वाले अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PHA और जिना खिदमत खल्क फाउंडेशन का बाग जिना पार्क में एहसन इकदाम। PHA और जिना खिदमत खल्क फाउंडेशन के इश्तराक से बाग में 4 वॉशरूम्स का इफ्तिताह किया गया। DGP PHA ज़िशान जावेद और जिना खिदमत खल्क फाउंडेशन के अहदेदारान ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर डायरेक्टर हेडक्वार्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बाग जिना और फाउंडेशन के अहदेदारान ने शिरकत की। DGP PHA ज़िशान जावेद का कहना है कि जिना खिदमत खल्क फाउंडेशन हकीकी मानों में आवाम की खिदमत कर रही है। PHA जिना खिदमत खल्क फाउंडेशन के ताउन पर शुक्रगुजार है। शहरियों के लिए जदीद वॉशरूम्स की फराहमी एहसन इक़दाम है। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का अपनी सिपा के फलाह बहबूद के लिए एहसन इक़दाम। CCPO लाहौर ने अर्दल रूम में पेश होते हुए मुलाजमीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का अपनी सिपा के फलाह बहबूद के लिए एहसन इक़दाम।
CCPO लाहौर ने अर्दल रूम में पेश होने वाले मुलाजमीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर के अपनी सिपा की फलाह बहबूद के लिए जो है वो आज उठाया गया है। CCPO ने अर्दल रूम में पेश होने वाले मुलाजमीन में माली इमदाद के चेक भी तकसीम किए हैं। इस मौका पर SSP एडमन आतिफ नजीर वसीम साबिर से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। हम आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का अपनी सिपाह के फलाह बहबूद के लिए अहसन इकदाम। CCPO लाहौर ने उर्दल रूम में पेश होने वाले मुलाजमीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। आपको बताएं कि सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का अपनी सिपाह के फलाह बहबूद के लिए अहसन इकदाम। CCPO लाहौर ने उर्दल रूम में पेश होने वाले मुलाजमीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, जिस तरह से सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर के अपनी सपा की जो है वो फलाह बहबूद के लिए कदम अहसन जारी है, तो उसी पर CCPO लाहौर ने अर्दल रूम में पेश होने वाले मुलाजमीन ने माली इमदाद के चेक भी तकसीम किए हैं। इस मौका पर CCPO लाहौर के हमरा आतिफ नजीर जो कि SSP एडमन है वो भी मौजूद थे। और गुलाम महमूद डोगर की अगर बात की जाए तो गुलाम महमूद डोगर ने 19 पुलिस अफसरान और अहलकारों में 6,70,000 रुपए फाइनेंशियल ग्रांट के जो है वो चेक तकसीम किए हैं। CCPO लाहौर ने 3 ASI और 3 हेड कांस्टेबल में ये चेक तकसीम किए थे, जबकि गुलाम महमूद डोगर ने 9 कांस्टेबल, जब ड्राइवर और माली जो है वो उनको भी चेक तकसीम किए थे, जबकि CCPO लाहौर ने 1 नायब कासद और 2 खाकरूबों को भी माली इमदाद के चेक तकसीम किए। CCPO का कहना था कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ सपा की फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है। सरबराह लाहौर पुलिस कहते हैं कि हम अपने शोधा से भी दिल खोलकर प्यार मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे जो शोधा हैं वो हमारे माथे का झूमर है। लेकिन जिन लोगों को आज इनामात से नवाजा गया है, जिनको चेक दिए गए हैं, ये भी हमारे लिए काबिल इज्जत है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और बात करें कि कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए कलमा चौक अंडरपास को दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद करने का फैसला। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की हिदायत पर कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे पर काम मजीद तेज कर दिया गया। CBD पंजाब इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ट्रैफिक की बिला ताअत्तुल रवानी को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ अमल। इमरान अमीन का कहना है कि तरक्याती काम तेजी से जारी है। 2000 रेटिंग पाइल्स में से 1550 से जायद पाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं और हैवी मशीनरी के साथ अंडरपास में बैरल की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। PSL तक तमाम रूट्स को फाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। अंडरपास बंदिश की वजह से शहरियों की आसानी और ट्रैफिक की बिला ताअत्तुल रवानी को यकीनी बनाने के लिए CBD इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। लिबर्टी मार्केट से बरकत मार्केट जाने वाली ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से जाएगी, जबकि मुस्लिम टाउन मोड़ से आने वाली ट्रैफिक केनाल रोड से बरकत मार्केट जा सकती है या कलमा चौक फ्लाई ओवर से होकर नसरी यूटर्न इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह बरकत मार्केट ने आने वाली और लिबर्टी मार्केट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुस्लिम टाउन की तरफ जाएगी और यूटर्न लेकर कजाफी स्टेडियम से होती हुई लिबर्टी मार्केट पहुंचेगी। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के हुकाम ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो किसी भी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए अपने सफर की मंसूबाबंदी करें। हालिया महंगाई की लहर ने आम आदमी को परेशान कर दिया। पहले मटन, फिर बीफ और अब मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके आम शहरी को जीने का हक दे। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसनैन चौधरी से, जो इस वक्त लाहौर गरी शाहू बाजार में मौजूद हैं। जी हुसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर गरी शाहू बाजार में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल अकब में एक मुर्गी के गोश्त की दुकान मौजूद है। अगर मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात की जाए तो कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं। मौजूदा वक्त अगर कीमत की पर नजर दोहराई जाए तो इस वक्त कीमत 524 तक जा पहुंची है, जो गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है। इस हवाले से मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं?
बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो पोजीशन जो है वो मुश्किल तार हो रही है। आज आप देख लें गोश्त 524 रुपये किलो है, तो मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? एक मजदूर आदमी जिसकी दिहाड़ी ही 1500 रुपये है, वो गोश्त कहाँ से खरीदेगा? वो बच्चों की फ़ीस कहाँ से देगा? घर का किराया कहाँ से देगा? इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस बारे में सोचे कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। अगर नहीं हो रहा तो हुकूमत छोड़ दें, किसी और को आने का मौका दें, ताकि कोई परेशानी तो कम हो। लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कि परेशानी कम होगी। हुकूमत अहबाब को सोचना चाहिए। जी, शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इन बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि। बात करें क्रिकेट की तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच की पहली इनिंग्स में कीवीज ने शाहीनों के खिलाफ 9 विकेटों के नुकसान पर 418 रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने मैच के दूसरे रोज अपनी बकाया इनिंग्स 309 रन 6 विकेटों पर शुरू की, लेकिन ईश सोदी 11 रन पर नसीम शाह की गेंद पर बोल्ड हो गए। टॉम ब्लंडल 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान तिनथौजी 10 रन बनाकर वापस पवेलियन चले गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।